ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम देख रहे थे बेसिकली मॉडिफायर्स, और उस मॉडिफायर को हमें रिक्वायर स्टेटमेंट के थ्रू हम उसकी कंडीशन चेकिंग कर रहे थे। तो डेफिनेटली सॉलिडिटी के अंदर इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सॉलिडिटी के अंदर इफ एल्स स्ट्रक्चर नहीं है। सॉलिडिटी खुद भी अपने आप में क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें आपको मिल जाएगा इफ एल्स, ठीक है ना, इसके अंदर मिल जाएगा, इसके थ्रू हम वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। सो मैं अपने हार्ड हैट में गया, npx हार्ड हैट नोड, मैंने अपना ब्लॉकचेन स्टार्ट किया, लोकल ब्लॉकचेन मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पर हमारे पास मॉडिफायर वाला बना हुआ है। सो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर मॉडिफायर बना रखा है ना, ओनली ऑनर नाम से एक मॉडिफायर बना रखा है। तो मॉडिफायर बेसिकली आर फंक्शंस इन सॉलिडिटी। मॉडिफायर्स आर बेसिकली फंक्शंस, ठीक है ना। सो यहाँ पर मॉडिफायर्स बेसिकली क्या है, फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एक्सप्रेस जेएस की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास मिडिलवेयर्स हैं, ठीक है ना, मिडिलवेयर्स होते हैं। और इस मिडिलवेयर के अंदर आप देखेंगे कि मिडिलवेयर जो होते हैं वो भी एक फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है ना। अगर लॉजिक आपका वैलिडेशन फेल हो गया तो एप्लीकेशन को वहीं टर्मिनेट कर देगा, रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर आपका वैलिडेशन होगा, सही होगा, तो वो रिक्वेस्ट को आगे बढ़ने देगा, ठीक है ना। सो इन एक्सप्रेस जेएस मिडिलवेयर्स आर बेसिकली फंक्शंस, है ना। इन सॉलिडिटी modifier is also acting as middleware, which is eventually what, functions, and their role is to execute if the condition is satisfied, ठीक है ना। सो अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मैं अपने फ्लो को आगे बढ़ने दूंगा, है ना, और उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे ये सेट वैल्यू, मैंने एक फंक्शन बना रखा है, उसमें मैं अपने एक प्रॉपर्टी को, स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ये मेरा फॉर्मल आर्गुमेंट है। सॉलिडिटी के अंदर अंडरस्कोर से प्रीफिक्स होने वाले सभी वेरिएबल जो होते हैं वो टेम्पररी वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो ब्लॉकचेन पर परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं। साथ साथ में इस फंक्शन को मैंने किस टाइप का बना दिया, पब्लिक बना दिया, और साथ साथ में मैंने एक मिडिल वेयर अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम सॉलिडिटी में इसको मिडिल वेयर नहीं बोलेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। So modifiers are exactly equivalent to middleware functions. So यहाँ पर modifiers क्या है, modifiers are also functions. तो एक ही बात है, अगर आप एक्सप्रेस में काम कर रहे हो तो वहां पर आप वैलिडेशन किससे लगा रहे हो, मिडिलवेयर से लगा रहे हो। अगर आप सॉलिडिटी पे काम कर रहे हो और आपको किसी फंक्शन तक पहुंचना है, मगर उससे पहुंचने से पहले आपको अगर कोई वैलिडेशन लगाना है, किसी भी टाइप का वैलिडेशन लगाना है, सो यू कैन यूज मॉडिफायर्स। समझ में आया। सो यहाँ पर हम गए और पर्टिकुलर ये रहा हमारा, यहाँ पर हम आए। और अब दिक्कत ये आ रही है हमें पहले दिन से कि आपने सर एक सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिखा आपने, अब उसको टेस्ट कैसे करें अपन। अधिकतर मैंने आपको बताया कि यहीं से आप स्क्रिप्ट बना के आप टेस्ट कर लो, और यहीं से कंसोल लॉग आप चेक कर लो। वो भी सबसे पहला जो टफेस्ट पार्ट है वो फ्रंट एंड वाला है, कि भाई फ्रंट एंड से चीजें इंटीग्रेट करने में अपने को टाइम भी लग रहा है, इवन दो टेस्टिंग हो रही है, मगर फ्रंट एंड में वागमी लाइब्रेरी, नेक्स्ट जेएस के साथ इंटरेक्शन, तो वो जो हमारा वेब 3 वाला पार्ट है उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे। आप
वेब 3 के अंदर आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हो, वेब 2 भी इंटीग्रेट कर रहे हो, फ्रंट एंड इंटीग्रेट कर रहे हो, और एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स होना पड़ रहा है, ठीक है ना। सो हमारे पास रास्ता क्या है, एज अ वेब 3 डेवलपर, मुझे अगर कुछ टेस्ट करने हैं, छोटे मोटे टेस्ट करने हैं कि यार मुझे ये समझना है ये मॉडिफायर क्या है, कैसे क्या काम कर रहा है, ये इफ एल्स मेरे एग्जीक्यूट हो जाए, पर्टिकुलर मुझे कुछ भी करना है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है वी हैव टेस्ट, ठीक है ना। सो टेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने लॉजिक्स को टेस्ट कर सकते हो। सो लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये एक रिक्वायर वाला स्टेटमेंट लिखा। अब यहां पर मैं एक मॉडिफायर टेस्ट नाम से मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई, मॉडिफायर टेस्ट नाम से पर्टिकुलर फाइल बनाई। सो इसमें मैं फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, ठीक है ना। सो वी हैव फॉर एग्जांपल मॉडिफायर टेस्ट 2 डॉट टाइपस्क्रिप्ट, ये मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई, ठीक है ना। सो मैं अपने सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट को के अंदर मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, ठीक है ना। और इस फंक्शन को वही एग्जीक्यूट कर सकता है, या इस फंक्शन का इवेंचुअली काम है कि इस प्रॉपर्टी को ओवरराइट करना। मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स नाम का, उस वेरिएबल में मैंने कंस्ट्रक्टर से वैल्यू कितनी रखवा दी, मैंने उसी समय कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय होगा उसी समय उसकी वैल्यू मैंने कितनी रखवा दी, 10 रखवा दी। बाद में टेस्ट केसेस की मदद से मैं ये उसके अंदर वैल्यू को ओवरराइट करूंगा। सो यहां पर आप देखो, सो इवेंचुअली एक्स मेरा 10 था, ठीक है ना। इवेंचुअली जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा, तब मेरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक वेरिएबल रिजर्व हो जाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक्स नाम का। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही डिप्लॉयड सक्सेसफुली होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड सक्सेसफुली, मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा, तब एक्स के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10। क्यों? बिकॉज ये जो वैल्यू 10 रखने वाला कोड है सर, आपने कहाँ रख रखा है, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय होगा, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप देखें कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे होंगे उस समय तो नेटवर्क पर एक्स वेरिएबल आ जाएगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। बाद में आपको इसकी कोई दूसरी वैल्यू आपको ओवरराइट करनी है ना। एक्स से 10 से आपको कितनी करनी है, 20 करनी है। तो इसके लिए आपने क्या बना रखा है, वी हैव क्रिएटेड अ सेट फंक्शन, है ना। किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइट करना है, अगर चेंजेस करना है, तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक सेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैंने एक सेट फंक्शन बना रखा है, ये देखो ऑलरेडी सेट वैल्यू एक्स नाम का मैंने एक फंक्शन बना रखा है, उसको पब्लिक दे रखा है, मतलब हर कोई उसको कॉल कर सकता है। मगर उसमें कंडीशन मैंने लगा दी कि भाई हर कोई तो कॉल कर सकता है, मगर उन कॉलिंग में भी एक वैलिडेशन चेक होगा कि जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है वही उसको सेट कर पाएगा। तो ये हमें एक चेक करना है। सो यहाँ पर मॉडिफाइड टेस्ट 2 नाम की मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई, और यहां पर सबसे पहले हम एक डिस्क्राइब नाम का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। डिस्क्राइब नाम का एक फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये डिस्क्राइब नाम का फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैंने इंपोर्ट करवाया कैसे, नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखें, सो इंपोर्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम सम सम लाइब्रेरी और सम लोकेशन। सो आप यहां पर देखो, अगर यहाँ डॉट स्लैश होता, डॉट डॉट स्लैश होता, तो वो लोकेशन कहलाती है, मगर ये कहां पर से आ रहा है, नोड मॉड्यूल से आ रहा है। सो बेसिकली इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स, ये बिल्ट इन आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नोड टेस्ट हमारे पास बिल्ट इन नोड जेएस के अंदर अवेलेबल है, जो कि नोड 18 कल हमने इन्वेस्टिगेशन किया था कि ये जो टेस्ट केसेस वाले जो फंक्शंस हैं, ये आपको नोड जेएस 18 वर्जन से ही इंटीग्रेट कर दिए गए, ठीक है ना। सो हमने ये डिस्क्राइब नाम का फंक्शन कॉल किया। अब डिस्क्राइब नाम का फंक्शन को हम नोड नोड जेएस और नोड जेएस डिस्क्राइब। सो आप यहाँ पर आप जाएंगे, और नोड यहाँ से मैं नोड टेस्ट, यहाँ पर नोड टेस्ट लिखूं, और नोड टेस्ट रनर, ये लाइब्रेरी मिल गई, यहाँ पर आप गए, ठीक है, और आप अपने नोड टेस्ट रनर की लाइब्रेरी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डेफिनेटली वी हैव सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्क्राइब, ठीक है ना। ये सारे जो फंक्शंस आपको मिले हुए हैं, ये नोड.जेएस के अंदर बिल्ट इन है। सो यहाँ पर मैं किस मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्क्राइब मेथड के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो डिस्क्राइब मेथड हमारे लिए
हमारे लिए क्या काम करेगी इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सो यहां से मैंने डिस्क्राइब। सो आपको सबसे पहले अपने अपने टेस्ट सूट को, है ना, जो आप जो टेस्ट केसेस लिखते हो ना उसको टेस्ट सूट बोला जाता है ना। आप अपने टेस्ट सूट डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या क्या है। तो सारे टेस्ट केसेस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपका टेस्ट सूट का नेम क्या है। ठीक है ना, और उसमें आप कुछ ऑप्शंस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। ठीक है ना, लास्ट में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन दे रखा है, तीसरा आर्गुमेंट में कॉल बैक फंक्शन दे रखा है। तो डिस्क्राइब में पहली चीज इसमें क्या बोली कि आपका जो टेस्ट सूट है उसका नाम क्या है। ठीक है ना, टेस्ट सूट का नाम क्या है। द नेम ऑफ द सूट विच इज डिस्प्लेड व्हेन रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट। मतलब जैसे ही आप npm रन टेस्ट करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आएगा, उसका नाम क्या आपको देना है, टेस्ट सूट का नाम क्या देना है। तो वो आप कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अनिल लिख दिया, तो अनिल मेरा क्या हो गया, एक टेस्ट केस हो गया। और इस टेस्ट केस में हमें करना क्या है वो अंदर जाके मैं बताऊंगा। ठीक है ना, सो आपने अपने टेस्ट केस का एक नाम देना है, अनिल टेस्ट सूट केस, टेस्ट केसेस, है ना, टेस्ट केस मैंने बोल दिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड आर्गुमेंट क्या आ रहा है, ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है ना, और थर्ड आर्गुमेंट क्या है हमारा, फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। सो सेकंड आर्गुमेंट तो मेरे पास है नहीं, तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है ना, सो मैंने क्या ले लिया, एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया। और इस फंक्शन के अंदर हम अपने टेस्ट केसेस यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क से इंटरैक्ट करना है। ये टर्मिनल पे मेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क इंटरैक्ट कर रहा है, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करना है। तो मुझे मुझे यहाँ पर अपने टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं npx हार्ड हैट क्लीन किया मैंने। npx हार्ड हैट क्लीन से क्या होगा, आर्टिफैक्ट्स फोल्डर हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, फिर मुझे npx हार्ड हैट कंपाइल करना पड़ेगा ताकि मुझे क्या मिल जाए, बाइट कोड और एबीआई मिल जाए, है ना। और तभी उस बाइट कोड को मैं ईवीएम के माध्यम से, इथेरियम वर्चुअल मशीन के माध्यम से इस लोकल नेटवर्क पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये देखिए, सो मैंने ये कंपाइल किया इसको पर्टिकुलर को, ये मेरा कंपाइल हो गया है। अब यहाँ जाके मैं अपने इस पर्टिकुलर फाइल को रन करूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सी फाइल है, इसको पर्टिकुलर यहाँ से हमने रखा npx हार्ड हैट टेस्ट, npx हार्ड हैट टेस्ट। अब अगर आप npx हार्ड हैट टेस्ट लिखोगे तो ये टेस्ट फोल्डर में जितनी फाइलें पड़ी हुई है सबको वन बाय वन रन कर देगा। मुझे सारी रन करनी है कि कोई स्पेसिफिक रन करनी है, अभी मुझे स्पेसिफिक करनी है। तो टेस्ट लिखने के बाद उसका लोकेशन आप दे दो। तो टेस्ट लिखने के बाद मैंने लोकेशन दे दिया कि भाई टेस्ट फोल्डर के अंदर मॉडिफायर मॉडिफायर टेस्ट 2 नाम से, मॉडिफायर मॉडिफायर टेस्ट मॉडिफायर मॉडिफायर FIER मॉडिफायर टेस्ट TS। ठीक है ना, सो ये मैंने यहां पर इसको दिया। और यहां पर, अच्छा मैंने स्पेलिंग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है। सो मॉडिफायर कॉपी किया इसको मैं, और है ना, कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं हम। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सिर्फ आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट खोल के रखो। ठीक है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट खोल के रखा हमने और एक टेस्ट केसेस खोल के रखा। और अपनी कमांड हम लिख देते हैं, टेस्ट फोल्डर के अंदर मॉडिफायर टेस्ट 2 नाम से मैंने ये दिया और एंटर किया मैंने। अब आप देखना, तो समझ में आ गया, अनिल टेस्ट सूटकेस रनिंग। तो डिस्क्राइब के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा वो एक केस हो जाएगा जिसमें आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो आप टर्मिनल पर वो बताना है, तो वो यहाँ पर आप नेम की जगह दे सकते हो। कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको क्या नाम लिखना है, वो जो आपकी डेवलपर जो समझ सके उस हिसाब से आपने नाम लिखा है। यहाँ पर लिख दिया, आई वॉन्ट टू टेस्ट इफ ओनर कैन, if non-owner can non-owner can set the variable or not।
ठीक है ना. व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू सेट, because my solidity contract has a modifier attached to it, my solidity contract has a function, and there is a middleware attached to it. And what middleware say that that middleware will check some validations. The person who has deployed the contract can only change the value of x, no one else. ठीक है ना. कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे उस प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर सकता है. ठीक है ना, ऑनर के अलावा. ठीक है ना. तो ये मैं बेसिकली करना चाहता हूं. यहां से मैंने किया अगेन npx hard at test. ठीक है ना. सो आई वांट टू टेस्ट इफ द नॉन ओनर कैन सेट द वेरिएबल और नॉट. ठीक है ना. अब उसके बाद आते हैं हम पर्टिकुलर अगले टेस्ट केसेस पर हम आते हैं. ठीक है ना. तो अब रियल मुझे टेस्ट केसेस परफॉर्म करने हैं. तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास इट करके एक फंक्शन आता है ना. इट करके हमारे पास एक फंक्शन आता है. तो मैंने यहाँ पर इट करके एक फंक्शन लिया मेरे उसके अंदर टेस्ट केस 2 के अंदर मैंने इट करके एक फंक्शन लिया. सो हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्राइब जब भी आप टेस्ट केसेस लिखो तो डिस्क्राइब पेरेंट फंक्शन होना चाहिए और कॉलबैक के अंदर कौन सा फंक्शन होना चाहिए, इट नाम का फंक्शन है. तो उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट, और कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे खुद ही बता देगा कि डिस्क्राइब और इट दोनों ही क्या है, फंक्शन है. फंक्शन से रिलेटेड दो बातें डिफाइन करो, कॉल करो. फंक्शन मैंने नहीं बनाया है, लाइब्रेरी वालों ने बनाया है, नोड.जेएस वालों ने बनाया है. उसको उन्होंने बिल्ट इन रख रखा है तो मैंने इंपोर्ट करवा लिया. मुझे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली उसने नेम्ड इंपोर्ट करवा लिया. इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई वो फंक्शन जो एक्सपोर्ट हुआ होगा वो नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ होगा. तो ये सारी थॉट प्रोसेस आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी क्योंकि लाइब्रेरी आपने नहीं बनाई है. ठीक है ना. सो डिस्क्राइब एंड इट, दीज आर टेस्ट केसेस फंक्शंस, है ना. डिस्क्राइब इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन. दोनों ही टेस्ट केसेस से रिलेटेड, यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड फंक्शन है ना. सो हमने कल देखा था कि भाई यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है. सो यहाँ पर आप यूनिट टेस्टिंग इन सॉलिडिटी आप लिखें, इमेजेस पे जाएं और आप देखेंगे यूनिट टेस्टिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा बेसिकली, है ना. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी कोई मॉड्यूल बनाता है उनको प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ता है. कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने कोड बना दिया और बगैर टेस्टिंग के आप उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डाल दोगे, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा. हर एक चीज के लिए हर एक ऑपरेशन का पैसा लगता है. अगेन पैसा मतलब Ethereum, it will cost Ethereum. So once the developer is satisfied with the unit testing that I have written a proper test cases और मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो एज पर मेरे बिजनेस लॉजिक के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर को क्या करनी पड़ती है, यूनिट टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पर हमारे पास नोड.जेएस के हम टेस्ट केसेस हम यहाँ पर लिखेंगे. सो अब हम बात कर रहे हैं इट फंक्शन की. सो यहाँ पर हम गए और यहां से मैंने इट फंक्शन लिखा. ठीक है ना. ये देखो यहां पर हम आए. ठीक है ना. सो यहां पर हमारे पास इट फंक्शन इज इंपोर्टेड फ्रॉम नोड टेस्ट मॉड्यूल. ठीक है ना. सो इट फंक्शन हमें मिला हुआ है और इस इट फंक्शन के अंदर हम अपने टेस्ट केसेस देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के अंदर हमारा इट आएगा. इट शुड बी, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि ये जो एक्स वेरिएबल में वैल्यू ओवरराइट करने वाला व्यक्ति ऑनर ही हो. इट शुड बी अपडेटेड ओनली बाय द ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट एवर द कंडीशन इट हैज टू बी डिफाइंड इन द इट फंक्शन, है ना. इट शुड बी, उसे इस टेस्ट केसेस को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है ना. सो ये इट फंक्शन टेस्ट केसेस के लिए दिया गया है. सो यहां पर मैंने इट फंक्शन को यहां पर कॉल किया. ठीक है ना. अगेन आप इट का पैरामीटर समझ लो कि भाई इट के अंदर क्या है. इट फंक्शन मैंने डिफाइन किया. इट के अंदर पहला पार्ट क्या हो गया, अगेन आपके स्पेसिफिक टेस्ट केसेस का. मान लो आपको 10 परफॉर्म करने हैं, 10 टेस्ट केस परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, डिस्क्राइब. और उस डिस्क्राइब के अंदर आप टेस्ट केसेस फर्स्ट, टेस्ट केसेस सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो आप डिस्क्राइब आपके सारे टेस्ट केसेस को क्या कर रहा है, ग्रुप कर रहा है. ठीक है ना. और डिस्क्राइब के अंदर जो इंडिविजुअल टेस्ट आपको करने हैं उनके लिए आप इट फंक्शन यूज करो. ठीक है ना. सो अगर ये टेस्ट नंबर 1 है तो मैं किसको यूज करूंगा, इट को. इसी का अगला पार्ट मेरा, मुझे अगला टेस्ट करना है, टेस्ट नंबर 2, तो मैं क्या यूज करूंगा, अगला इट यूज करूंगा. दोनों जितने भी इट फंक्शन है
वो सारे किसके अंदर होने चाहिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे हम टेस्ट केसेस इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर इस इट फंक्शन के अंदर पहला इस तरीके से पहला आर्ग्यूमेंट है हमारे पास इट के अंदर, देखो कि आपके अगेन उस स्पेसिफिक टेस्ट केस का नाम और लास्ट में कॉल बैक फंक्शन। सो स्पेसिफिक टेस्ट केस का नाम अगेन स्ट्रिंग में और लास्ट में आपका अपना कॉल बैक फंक्शन, ये हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज माय टेस्ट नंबर 1, है ना। सो दिस इज माय टेस्ट नंबर 2 एंड ये हमने किया, ठीक है ना। अब यहां पर हम आए, ठीक है ना, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर console डॉट लॉग किया। मैं अभी बेसिक यूनिट टेस्टिंग का बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझा सकूं, ठीक है ना। सो यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 मैंने लिख दिया, आई एम रनिंग टेस्ट नंबर आई एम रनिंग टेस्ट नंबर 1। इसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ, टर्मिनल पर गया, यहाँ पर आए, ठीक है ना, CLS किया और पर्टिकुलर मैंने मॉडिफाइड टेस्ट 2 किया। अब आप देखो, आई एम रनिंग टेस्ट नंबर 1, आई वॉन्ट टू टेस्ट इफ यूजर कैन सेट अ वेरिएबल और नॉट, ठीक है ना। सो यहाँ पर उस डिस्क्राइब के अंदर हमने ये टेस्ट केसेस 1 लिख रखा है पर्टिकुलर, ठीक है। सो इस तरीके से मैं अपने टेस्ट केसेस परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने इसको अनकमेंट किया और यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया कि आई एम रनिंग टेस्ट नंबर 2, CLS किया और ये किया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इवेंचुअली अंदर मैंने कुछ कंपैरिजन और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, वो कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रखा है। मैंने सिंपल से टेस्ट केसेस कर रखे हैं। इसमें सीधा सा फंडा है कि अगर वो एरर दे देगा, अगर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के दौरान एरर मिल जाएगा तो टेस्ट केसेस डेफिनेटली फेल होंगे। मगर यहाँ पर कोई एरर ही नहीं है, आपने सिंपल सा क्या करवा दिया, कंसोल लॉग करवा दिया। तो कंसोल लॉग एक वैलिड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, तो आपके टेस्ट केसेस फेल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर उसने टिक दे दिया कि भाई सही है, टेस्ट केसेस सही है। अब रियल 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आप देखना एक बिफोर स्टेटमेंट है, ठीक है ना। सो बिफोर स्टेटमेंट जो है वो आपके टेस्ट केसेस परफॉर्म करने से पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। सो बिफोर जो है, बिफोर जो टेस्ट केसेस है, आप बिफोर फंक्शन को यूज कर सकते हो। अगेन आपने यूज किया कि किसको, बिफोर को। और बिफोर फिर क्या है, एक फंक्शन है, वो भी कहां से आएगा, नोट टेस्ट से ही आएगा। सो डिस्क्राइब बिफोर इट, है ना। सो ये आप इसका एक फ्लो ध्यान रखना। मैं यहाँ पर ये डिस्क्राइब है, बाहर डिस्क्राइब है और अंदर कौन आएगा, सबसे पहले बिफोर आएगा, उसके बाद पहला इट फंक्शन आएगा, फिर उसके बाद दूसरा इट फंक्शन आएगा, फिर उसके बाद आपका तीसरा इट फंक्शन आएगा। ये एक ओवरऑल यूनिट टेस्टिंग का आपको समझना है कि स्ट्रक्चर जब भी हमें यूनिट टेस्टिंग हमें लिखनी है तो फ्लो ये होना चाहिए। बाहर डिस्क्राइब के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आप अपना बिफोर स्टेटमेंट लिख लो, भले उसको खाली छोड़ देना मगर वो लिखना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिट टेस्टिंग, ठीक है ना। तो बिफोर का मतलब यही हो गया कि इसमें से किसी भी टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से पहले आपको किसको एग्जीक्यूट करना है, बिफोर को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पर मैंने बिफोर को लिखा है, यहाँ पर आप देखना। सो बिफोर के अंदर मुझे एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ से मैं बिफोर को अगर सर्च करूं, बिफोर, ठीक है ना, ये रहा बिफोर। अब इसमें देखना बिफोर फंक्शन, ठीक है ना, द हुक फंक्शन, इफ द हुक यूजेस कॉलबैक, द कॉलबैक फंक्शन इज पास्ड एज अ सेकंड आर्गुमेंट। सो बेसिकली ये हमारा हुक फंक्शन है। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भी जितने आपके टेस्ट हैं उतने आपके इट फंक्शन होने चाहिए और इनके परफॉर्म होने से पहले आपका ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने इसके सिंटेक्स को हमने देखा, तो आप देखेंगे कि पहला आर्गुमेंट ही क्या ले रखा है इन्होंने, फंक्शन। फंक्शन मतलब कॉलबैक फंक्शन। और कॉलबैक फंक्शन में हम जनरली क्या यूज करते हैं, फैट एरो लेते हैं, है ना। ये इसमें मैंने फंक्शन कैसे सप्लाई किया, ओल्ड स्टाइल के न्यू स्टाइल मतलब ES6 ECMAScript 6, ठीक है ना। ECMAScript 6 के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जितने भी अगर आप इंटरव्यू चेक करोगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलर हर कंपनी ये 6 मांगती है। तो यहाँ पर ये हैवीली हम फैट एरो को यूज करते हैं, हम पुराने स्टाइल वाले फंक्शन को नहीं लिख सकते हैं।
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मगर वो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन ऑफिशियल गाइड भी आप देखो, जगह जगह क्या यूज किया जा रहा है, फैट एरो यूज किया जा रहा है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज द फैट एरो फंक्शंस एवरीवेयर। इवन देखो सब जगह मैं भी अपने आप को जो भी कोड लिख रहा हूँ ES6 कंपैटिबल ही लिख रहा हूँ, पुराने जावास्क्रिप्ट वेरिएंट पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने console.log और मैंने लिखा हेलो फ्रॉम बिफोर फंक्शन, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मैं इस टेस्ट केसेस को परफॉर्म करूंगा तो सबसे पहला लॉग कौन सा आता है हमारे पास, ठीक है ना। सो इसका फ्लो आपको देखना है। देखो हेलो फ्रॉम, देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमेशा, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो किसी भी टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से पहले देखो ऊपर ऊपर क्या लिख दिया उसने, हेलो फ्रॉम बिफोर फंक्शन। इसका मतलब अगर हमें कोई ऐसा काम करना, किसी एक टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से पहले मुझे कुछ करना है, जैसे कि क्या करना है, जैसे कि मुझे अपना आर्टिफैक्ट्स फोल्डर डिलीट करना है, क्योंकि हर टेस्ट केसेस हमें स्क्रैच से बिल्डअप करने होंगे। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपाइल्ड है उसमें बाइट कोड चेंज हो गया है, वेरिएशंस आ गए हैं, अगर मुझे टेस्ट केसेस परफॉर्म करने हैं, स्क्रैच से करने हैं, सो व्हाट आई कैन डू, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लीन द आर्टिफैक्ट्स फोल्डर, आई वांट टू रिकंपाइल अगेन। So these are the some task which needs to be done before any test cases। समझ में आया ना। तो किसी भी टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने अभी दो कंडीशन बता दी, या तो मुझे सर आर्टिफैक्ट्स फोल्डर को डिलीट करना पड़ेगा और अपने मुझे अपना नया कंपाइल करना पड़ेगा, मुझे अपने सॉलिडिटी के कोड को नया, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करना पड़ेगा। सो वो सारे कंपाइलिंग और क्लीनअप का काम मैं किधर कर सकता हूँ, बिफोर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें इन्होंने एक चीज और ले रखी है, बिफोर ईच। पहले समझ लेते हैं बिफोर ईच। यहां पर हमारे पास बिफोर ईच भी है। ये बिफोर ईच का मतलब क्या हो गया, बिफोर ईच। मान लीजिए मेरे पास दो टेस्ट केसेस है, कितने टेस्ट केसेस है मेरे पास, दो। बिफोर का क्या मतलब हो गया और बिफोर ईच का क्या मतलब हो गया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, नाम से ही काम पता चल जाए। यस वेरी गुड। सो बिफोर का मतलब ये हो गया कि इन जितने भी टेस्ट केसेस दिए हुए हैं इनको चलाने से पहले ये चलाना है। और बिफोर ईच का क्या मतलब हो गया, हर टेस्ट केसेस से पहले इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। हर टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से स्क्रैच से उसको कॉल करो, फिर उस स्क्रैच से उसको कॉल करो। सो यहां पर आप देखना इसके वेरिएंट में और ईच के वेरिएंट में आप देखना बिफोर ईच, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ ईच लिख दिया, और बिफोर ईच को भी मैंने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है ना। अब आप देखना, अब आप केयरफुली नोटिस करना। अब मैं इस कंसोल को मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि दोनों आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी आप उसको बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखो हेलो फ्रॉम बिफोर फंक्शन, उसने फिर क्या किया, टेस्ट केस को परफॉर्म किया, अगले टेस्ट केसेस को परफॉर्म करने से पहले फिर से उसने क्या कर दिया, बिफोर को एग्जीक्यूट कर दिया। तो समझ में आ रहा है। सो बिफोर, बिफोर और बिफोर ईच ये नोड जेएस के बिल्ट इन टेस्ट फंक्शंस हैं, टेस्ट केसेस फंक्शंस हैं, जिसमें हमें ये चीजें समझ में आए। तो चलो ये आपको चीज समझ में आ गई कि हाँ सर ये हमें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आई वांट टू इंटरेक्ट विद दिस ब्लॉकचेन, ठीक है ना। सो मुझे इस ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास विम लाइब्रेरी है। तो विम लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेटवर्क डॉट कनेक्ट से। सो सबसे पहली चीज शुरुआत करते हैं नेटवर्क से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर गया, अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में गया और मैं यहाँ से डिस्क्राइब के अंदर मैं अपने नेटवर्क को कॉल करता हूँ। जैसे आप नेटवर्क लिखोगे ना तो नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें से हार्ड से नेटवर्क को मैंने इंपोर्ट करवा लिया। अब नेटवर्क मैंने यहाँ पर क्या इंपोर्ट किया है, नेटवर्क इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। नेटवर्क क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके कितने मेंबर्स होते हैं, दो मेंबर होते हैं। पहला मेंबर कौन होता है, प्रॉपर्टी होता है। दूसरा मेंबर कौन होता है, मेथड होता है, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसकी कोई ना कोई मेथड होगी,
क्योंकि भाई हार्ड हैट मैंने नहीं बनाया, जिसने बना रखा है उसने वो सारी चीजें दे रखी। सो वी एज ए डेवलपर जस्ट हैव टू रिमेंबर, हमें सिर्फ याद रखना है ना। सो आई नीड टू कॉल विच मेथड, कनेक्ट मेथड। ये मैंने कनेक्ट मेथड कॉल किया। अब ये जैसे ही मैं कनेक्ट मेथड को कॉल करूंगा, सो कॉलिंग फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं लास्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं कि भाई ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। अगर रिटर्न कर रहा है तो इक्वल टू लगा के कैच कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। ये मैंने इसको किया। अब यहां पर वो जो रिटर्न कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना भाई। ये यहां पर ये मैंने विम लिया, ठीक है। ये यहां पर मैंने क्या किया, इसको विम लिया। और ये बेसिकली मैंने किया, यहां पर मैंने इसको अवेट लगा दिया, ठीक है ना, अवेट लगा दिया। क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, वो इमीडिएट कभी नहीं होगी। आपको डाटाबेस में कोई एंट्री करनी है, इमीडिएट होती है कि कुछ टाइम लगता है। आपको फाइल सिस्टम पे कुछ लिखना है, टाइम लगेगा। नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, टाइम लगेगा। ऑफिस से बाहर जाना है, इमीडिएट टेलीपोर्ट होके चले जाओगे तो भाई थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। सो इवन इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द लोकल नेटवर्क इट विल टेक टाइम। सो इसलिए इसको एक एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ है। दैट्स व्हाई उसको हम प्रॉमिस चेन के थ्रू यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको असिंग दे दिया। सो यहाँ पर मैंने असिंग दे दिया, ये विम आया और ये मेरा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ कंसोल लो। अब कितना आसान होगा, एक एक चीजों को मैं इतना बारीकी से टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने एक एक चीजों को इतना अच्छी तरीके से आप टेस्ट किया करो। ये विम, विम के अंदर क्या है, ये मैंने ये यहाँ से उठा के इसको यहाँ दे दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट में गए, ये किया मैंने पर्टिकुलर। और आप देखना, ये देखो, ये विम जो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करवाई है, अब अगेन उसके अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। गेट पब्लिक क्लाइंट, गेट वॉलेट क्लाइंट्स, गेट वॉलेट क्लाइंट, गेट टेस्ट क्लाइंट, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, सेंड डिप्लॉयमेंट ट्रांजेक्शन, देर आर सम मेथड्स, ठीक है ना। तो ये मैं कितनी आसानी से यूनिट टेस्टिंग से टेस्ट कर पा रहा हूँ। और जब मुझे रियल में करना था, और मैं अगर इस टेस्ट केसेस को मैं अवॉइड कर दूं तो मैं मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा कि आप सर टेस्टिंग कैसे करोगे। आप कोड लिख रहे हो मगर वो कोड कर क्या रहा है, आपके नेटवर्क पे क्या इंपैक्ट कर रहा है, आपको हर चीज कंसोल लॉग कर करके पता करनी पड़ेगी। तो वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग इज यूनिट टेस्टिंग। सो हार्डेट वालों ने हमें यूनिट टेस्टिंग की फैसिलिटी दे रखी है कि आप कोड लिखते चलो और आप एक एक चीजों को इंपोर्ट करोगे, टेस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है ना। सो बताओ ये क्या चीज है, इट इज अ डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। अगेन हर चीज जावास्क्रिप्ट से आ रही है भाई। जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पे जाओ आप, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पे गए, ठीक है ना। ये इसका मैं पैटर्न आपको समझा देता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पर जाओ, F11 किया मैंने, मैंने ये किया, ठीक है ना। इस चीज को मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है। सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई एक जावास्क्रिप्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पास बहुत सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। उसमें मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल ए नाम की प्रॉपर्टी है और उसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, है ना। मेरे पास कुछ बी नाम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कुछ मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज है। तो ऐसे मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास मल्टीपल कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज हैं। और मुझे इन प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर मैं किसका यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से किसी एक को निकालना है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जेड है। 1000 ऑब्जेक्ट है, 2000 प्रॉपर्टीज हैं, मगर आपको किसी एक की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि निकालना कहां से, ऑब्जेक्ट से निकालना है।
आगे चल के मैं आपको अभी अरे डिस्ट्रक्चरिंग भी बताऊंगा कि एक अरे है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, मगर निकालना किसी एक को है। सो डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता ऑयल एक्सट्रैक्शन, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन का मैं आपको बता दूं, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हो गया। मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि धरती के अंदर बहुत सारा तेल है, सारा तेल एक साथ निकाल लोगे क्या? थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना तेल हम निकाल रहे हैं। सो इस निकालने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन, निकालना। उसी प्रकार से आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, ये मल्टीपल मेंबर्स होंगे, उसमें से आपको किसी एक को निकालना है, उसमें से आपको किसी एक को निकालना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, और ये किया, और इसमें से हमने निकाला किसको, ने किसकी जरूरत पड़ रही है मुझे, ए की जरूरत पड़ रही है, और ए की जरूरत पड़ने के बाद मैंने उसको console डॉट लॉग किया और यहाँ पर मैंने ए किया, देखो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इतना सिंपल वे में बताया। तो बताओ कि ये विम क्या है। ये विम इस कनेक्ट मेथड के अंदर, ये कनेक्ट मेथड अंदर से क्या कर रहा होगा, एक रिटर्न कर रहा होगा। सो यहाँ पर मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया, किस नाम का, कनेक्ट नाम का फंक्शन बना दिया होगा। फंक्शन से रिलेटेड पहली बात, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, और एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग, every function may return something, and this function can return a object or not, can this function return a object or not। इसी को अगर मैं यहां से, इसी को यहां से मैं कट करूं, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां रिटर्न कर दूं, तो बताओ ये इस कनेक्ट फंक्शन को यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, कॉल कर लिया मैंने। बिल्कुल कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि नेटवर्क डॉट कनेक्ट के अंदर हो क्या रहा है और आप क्या कर रहे हो, और ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, करली ब्रेसेस ही क्यों लगाया। इस छोटे से एग्जांपल को देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कनेक्ट नाम का फंक्शन मैंने भी बना लिया, मैं भी फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं, मैं भी फंक्शन के अंदर से कुछ भी रिटर्न कर सकता हूं, मगर आज मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं भाई, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी है, ए बी सी डी ई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इस फंक्शन को कॉल किया मैंने, सो दैट फंक्शन इज रिटर्निंग व्हाट, that function is returning an object, but do you need every properties right now? No, I only need a, and that's why this whole thing। समझ में आया? एक लाइन जो आप लिख रहे हो उसका एक्चुअल में कैसे उसको क्रिएट किया होगा क्रिएटर ने, उसका एक छोटा सा टेस्ट आप प्लेग्राउंड पे किया कि नहीं किया मैंने। समझ में आया ना आपको कि ये नेटवर्क डॉट कनेक्ट और इसमें अवेट लगा दिया, तो सिंपल सी बात है कि वो इमीडिएट, यहाँ तो इमीडिएट हो रहा है मगर यहाँ पर वो टाइम लगा रहा है, ठीक है ना। तो वो भी, ये अवेट क्यों लिखा, ये इसका भी रीजन मैं बता दूंगा, है ना। बट अभी ये सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि डीस्ट्रक्चरिंग के दौरान आप उस प्रॉपर्टीज को रीनेम कर सकते हैं। कोई बता सकता है? इस ए को मुझे विम करना है, कैसे करूंगा? नहीं, कॉलन लगा के आप उसको रीनेम कर सकते हो। जैसे ए एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी किस नाम से है, ए नाम से, मगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करते समय उसको रीनेम करना चाहता हूं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, एलियास नहीं, हाँ एलियास का ही मतलब होता है रीनेम करना, बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ये इस तरीके से होता है, प्रॉपर्टी कॉलन और द न्यू नेम। सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, लेफ्ट कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पर ओल्ड नेम, कॉलन के राइट हैंड साइड पर न्यू नेम। सो ये छोटी छोटी चीजें, ये जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स हैं, ये आपको आनी चाहिए भाई। सो यहां पर आपने कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ओल्ड प्रॉप कॉलन न्यू प्रॉप इज इक्वल टू वॉट एवर सम ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सो यहां पर आप देखो, ये ए क्या है मेरी, ओल्ड प्रॉपर्टी, है ना। ये ए क्या है मेरा, ओल्ड प्रॉपर्टी। अनिल क्या है मेरा, न्यू प्रॉपर्टी। मैंने उसको एलियास करके रीनेम कर दिया, एंड दिस इज हाउ ये कनेक्ट मेथड काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि भाई एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कितने मेंबर होते हैं? दो मेंबर होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर्टी होता है, और दूसरा मेंबर कौन होता है, मेथड्स होते हैं। सो यहां पर आप गए और यहां पर आप गए, और दूसरा मेंबर यहां पर हमारे पास कौन हो गया,
मेथड्स हो गया। सो मेथड से मैं यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया माय मेथड 1, और यहाँ पर मैंने उसको मैंने मेथड डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, ये मेथड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे मैं किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भाई कितनी मेथड्स डिफाइन कर सकता हूँ, मल्टीपल। ये फॉर्मेट समझ जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, अगेन फंक्शन राउंड ब्रैकेट और दिस, समझ में आया। सो आप देखिए कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने करते समय इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया, और डीस्ट्रक्चर करने के बाद मैं फर्दर जा सकता हूं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अब मैं फटाफट आपको कनेक्ट करके बता देता हूं कि ये विम लाइब्रेरी है। इस विम लाइब्रेरी को मैंने कंसोल लॉग किया तो आपको अंदर ही अंदर निकले उसके बहुत सारी मेथड्स। मतलब ये विम लाइब्रेरी इट्स आल्सो अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट व्हिच राइट नाउ डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी बट लॉट ऑफ मेथड्स, है ना। तो किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी भी होगा, मेथड्स भी होंगे, मगर इस विम लाइब्रेरी के अंदर टोटल क्या है, मेथड्स ही मेथड्स है, कोई प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने करके बता दिया आपको। अब इसमें आप देखना, अब इसमें इसमें विम लाइब्रेरी को हमने यूज किया, और यहाँ पर हम इसमें से किस मेथड को इन्होंने कॉल किया, गेट वॉलेट क्लाइंट्स, गेट वॉलेट क्लाइंट्स। सो यहाँ पर हम गए विम के अंदर, विम डॉट एस एच, और गेट स्टार्टेड में मैं गया, और यहाँ पर वॉलेट क्लाइंट्स, ये रहा वॉलेट क्लाइंट्स। ठीक है ना। सो वॉलेट क्लाइंट का हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई अकाउंट को रिट्रीव करना हो, कोई हमें ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना हो। इसका मतलब आप जो सेट फंक्शन आप कॉल करने जा रहे हो, क्या आप अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में अपने कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ transaction. So if you want to get execute a transaction, the first thing is that the new block number will be generated, है ना भाई। ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो उसमें ब्लॉक नंबर नहीं बढ़ते हैं, मगर आप उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे और अगर आपको परमिशन होगी तो ब्लॉक नंबर बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। वो ट्रांजेक्शन कैसे बढ़ सकता है, दो पार्टीज आपस में पैसे भेज सकती है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी वेरिएबल को ओवरराइड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपकी स्टेट ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टीज की स्टेट चेंज हो रही है, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द ब्लॉक नंबर। और आप देखिए, एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन आई नीड टू क्रिएट अ वॉलेट क्लाइंट। ठीक है ना। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने एक फंक्शन बनाया, सेट वैल्यू, एक्स की वैल्यू को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, सो दैट विल इन्वॉल्व अ वॉलेट क्लाइंट, है ना। सो टेस्ट केसेस में मैंने एक वॉलेट क्लाइंट हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है ना। सो वॉलेट क्लाइंट हमने यहाँ पर बनाया। सो विम डॉट गेट वॉलेट क्लाइंट्स। सो ये देखो, गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम की मेथड है कि नहीं है ना। गेट वॉलेट क्लाइंट नाम की भी मेथड है हमारे पास। सो गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम की मेथड को मैंने कॉल किया, और कॉल करते समय अगेन देखो कुछ नई चीज यहाँ पर पता चल रही, ये मैंने यहाँ पर उसको पता किया। सो मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ। सो इसके अंदर हम गए, पहले टेस्ट केसेस के अंदर गए। सो विम डॉट गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम की मेथड को कॉल किया, और यहां पर लिख दिया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अरे डी स्ट्रक्चरिंग, और यहां पर था दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई ये काय का एग्जांपल था, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। ये अब जो एग्जांपल होने वाला है ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट, ये अरे डिस्ट्रक्चरिंग का है। ठीक है ना। सो आप देखो, अवेट लिखा तो इसके क्लोजेस्ट फंक्शन पे क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए, ये देखो। ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, अगेन मैंने कंसोल लॉग किया, डिप्लॉयर, ठीक है, CLS। टेस्ट करने में, टेस्ट केसेस लिखने में आपको मजा तो आएगा और चीजें समझ में भी आएगी, एक एक चीज कंसोल लॉग कर करके करोगे तो टाइम लगेगा। देखो मैंने किसको किया डिस्ट्रक्चर, डिप्लॉयर को, है ना, मैंने डिप्लॉयर को डिस्ट्रक्चर किया। ये देखो ये डिप्लॉयर, ये डिप्लॉयर को डिस्ट्रक्चर करते ही बहुत सारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, एंड आई एम आल्सो गेटिंग सम फंक्शंस। देखो एक्सटेंड नाम का क्या है, यूआईडी नाम की क्या है, प्रॉपर्टी है ना, टाइप नाम की क्या है, प्रॉपर्टी है।
सो आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब अगेन हमें किसको चीज को समझना पड़ेगा, हमें ये अरे डिस्ट्रक्चरिंग को समझना है, ठीक है ना। वापिस से गए, वापिस से जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पर आप गए, इन छोटी छोटी चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने हटाया, अब मैंने इसको समझा कि भाई ये चीज को मुझे समझना है, ये चीज को समझना है। तो आप देखिए यहाँ पर गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम का फंक्शन है, ये मैंने गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम का फंक्शन को क्या किया, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ये गेट वॉलेट क्लाइंट नाम के फंक्शन को मैंने क्या किया, डिफाइन किया। ये फंक्शन अंदर से क्या रिटर्न कर रहा है, ये अंदर से बहुत सारी चीजें रिटर्न कर रहा है, एक अरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। अब इस अरे रिटर्न करते समय बिकॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग, तो मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, भाई डिफाइन करो और कॉल करो। यहाँ पर देखो मैं कॉल कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल किया, गेट वॉलेट क्लाइंट्स नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया। कॉल करते समय ये मुझे क्या दे रहा है, सारे इस अरे के सारे एलिमेंट दे रहा है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, मुझे सबकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी एक की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं अरे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, अरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। सो मैंने मान लीजिए मुझे 1 की वैल्यू को लेना है, तो मैंने अरे डिस्ट्रक्चरिंग में मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। तो ए वैल्यू, ये जो 1 वैल्यू है किसमें स्टोर हो जाएगी मेरी, इसमें। और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवा लूँ, कंसोल लॉग किया मैंने ए को, तो देखो ये 1 प्रिंट हो गया। अब मुझे कॉमा लगा के मैंने बी ले लिया, और बी को मुझे करना है, तो किस में आया, वो 2 जो है किस में चले जाएगा, बी में चले जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या मैटर कर रहा है यहाँ पर, सीक्वेंस मैटर कर रहा है। पहले का पहले के अंदर अरे का पहला एलिमेंट डिस्ट्रक्चरिंग के पहले एलिमेंट में जाएगा, उसकी वैल्यू, है ना। आपके आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और सर उसके अंदर एक अरे है, और अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कितने हैं अपने को नहीं मालूम, मगर अपने को इतना मालूम है कि सर पहला वाला निकालना है। पहला वाला निकालना है तो आपको अरे के अंदर जो भी पहला ले लोगे उसके अंदर वो पहला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने डिप्लॉयर लिखा, इसका मतलब गेट वॉलेट क्लाइंट्स के अंदर रिटर्न में क्या हो रहा होगा, एक अरे रिटर्न हो रहा होगा, और उस अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और शायद उसके अंदर पहला एलिमेंट क्या होगा, शायद डिप्लॉयर होगा, है ना। और उसको डिप्लॉयर बोलना है कि क्या बोलना है, अगेन ये आपके ऊपर है। इस एक को मैं ए ना बोलते हुए डिप्लॉयर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। सो दिस इज अगेन रीनेमिंग एलियास, मतलब आपके अंदर जो उस अरे के अंदर पहला मेंबर पड़ा हुआ है उसको उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करते ही समय आपने एक वेरिएबल बना लिया और उसको रीनेम कर लिया अपने हिसाब से। तो देखो डिप्लॉयर के अंदर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलो अब मेरा थोड़ा सा दिमाग में मेरे आ रहा है कि भाई सर इसके अंदर सारे कितने आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबको देखने के लिए मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट एक्स नाम का ये लिया, और यहाँ पर हम देख लेते हैं console डॉट लॉग, और ये देख लेते हैं। देखो इस x लिखने में और इसमें लिखने में फर्क है। इस x में क्या होगा, सारे आ जाएंगे, और इसमें क्या हो रहा है, सारे के वो सीक्वेंस में एक एक करके आएंगे। अभी भी ये सामने ही है, आपके सामने ही बता रखा है मैंने, एक एक चीजें। हमेशा चीजों को ऐसे बेसिक ग्राउंड लेवल पर सीखोगे तो आपको लाइब्रेरी की कोडिंग की अच्छी तरीके से समझ हो पाएगी कि चल क्या रहा है ना। मैं इसी अप्रोच में आगे बढ़ता हूँ, एक एक चीजें छोटी छोटी टेस्ट करता हूँ भाई क्या हो रहा है, और हर चीज बनी हुई है बेसिक फंडामेंटल से। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, अरे डिस्ट्रक्चरिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, जितनी चीजें हमने बेसिक बेसिक सीख रखी है वो ये उसी से बनी हुई है। सो चलो यहाँ से मैंने इसको x को ले लिया, x को ले लिया, और x को मैंने यहाँ पर किया, डिप्लॉयर को लिया, और डिप्लॉयर को मैंने यहाँ पर ले लिया। ये रहा मेरा डिप्लॉयर, और ये रहा मेरा x। सेव किया। अब देखते हैं x के अंदर क्या आ रहा है। शायद x के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। तो ये तो डिप्लॉयर हो गया, और देखो बहुत 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 आया ना, और मैं इतना आ गया कि मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूं।
मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी उसने आधी आधी चीजें ही दी। मतलब कुल मिला के अरे के अंदर पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे थे। मगर पहला वाला जो था ना, वो डिप्लॉयर, जो व्यक्ति डिप्लॉय कर रहा है उसके बारे में जानकारी थी। उस अरे के पहले इंडेक्स पर कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, डिप्लॉयर करने वाले व्यक्ति की जानकारी थी। मुझे सिर्फ उस पहले वाली इंफॉर्मेशन को निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको क्या कर लिया, हियर अरे डिस्ट्रक्चरिंग किया। समझ में आया? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता दिया है कि हाँ सर ये ऐसा कुछ हो रहा है। अब डिप्लॉयर की डिटेल्स देख लेते हैं। डिप्लॉयर की डिटेल्स देख लेते हैं कि डिप्लॉयर मैं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किसने किया, मैंने किया। मैं अभी कर रहा हूँ ना, कंपाइल वंपाइल ने सब मैं ही कर रहा हूँ। तो ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ठीक है ना, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ये मेरी सारी चीजें हैं, मेरी जानकारी है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, है ना। और मेरा यूयूआईडी, मेरा वॉलेट का आईडी, सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास दी हुई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली फाइनली मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। सो विम डॉट डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये विम डॉट डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। तो विम ऑब्जेक्ट के अंदर डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नाम की मेथड होती है, जो कि बेसिकली क्या करती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाइट कोड को रीड करके नेटवर्क पर वो डिप्लॉय कर देगी। सो बेसिकली यहाँ पर हम उसका टेस्ट केसेस लिख लेते हैं। अवेट अवेट विम डॉट डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है ना, और कॉन्स्ट माय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, माय कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ चुका है। अगेन कौन-सा लॉग कर लूं मैं, अगेन मैं कौन सा लॉग कर लूं, माय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें टेस्ट कर करके देखोगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये माय कॉन्ट्रैक्ट, और माय कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ गया ये 0AA3, है ना। और मेरा एबीआई भी आ गया, क्योंकि मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए दो चीजें चाहिए, एबीआई चाहिए और बाइट कोड चाहिए। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना उसमें मेरा एबीआई अवेलेबल है, बेसिकली एबीआई अवेलेबल है। तो ये मेरे लिए काम की चीजें हैं, और ये सारी चीजें मुझे विम लाइब्रेरी दे रही है, पर्टिकुलर है बेसिकली। सो कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड डॉट माई एड्रेस। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड डॉट माई एड्रेस। सो अब यहाँ पर आप देखना, कॉन्ट्रैक्ट डॉट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड डॉट माई एड्रेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस पर ही है डायरेक्टली। ठीक है ना, तो वो थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे कर रखा है। सो कॉन्ट्रैक्ट console console डॉट लॉग कॉन्स्ट और माई एडीडीआर, माई एड्रेस क्या होगा, अवेट अवेट माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस। क्योंकि आप टर्मिनल खोलो आपको पता चलेगा कि आप माय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट एड्रेस पर आ सकते हो। ठीक है ना, सो आपने ये चीज किया, और कंसोल डॉट लॉग किया आपने यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, और माई एडीडीआर को मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ और चेक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड माई एड्रेस इज अ मेथड, रीड डॉट, है ना। यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि उसके हिसाब से तो मेरा एड्रेस वहीं पड़ा हुआ है। ये देखो आ गया ना एड्रेस, एड्रेस आ गया। अब अलग अलग एक ही काम को करने के हजार तरीके होते हैं। मैंने अपना एड्रेस ऐसे निकाल लिया माय कॉन्टैक्ट डॉट एड्रेस से। एक तरीका और है, एक तरीका और है अपने एड्रेस को पता करने के लिए, माई एड्रेस टू माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड डॉट माई एड्रेस नाम की मेथड को कॉल कर लिया, है ना। ये ठीक है ना, ये देखो रीड डॉट माई एड्रेस। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर जो रीड जो ऑब्जेक्ट था वो तो एम्प्टी था, बट इंटरनल में वो एम्प्टी नहीं है, वो उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगी, जैसे कि ये मेथड है माई एड्रेस नाम की मेथड है। तो लाइक ऐसे हमारे पास रहेंगी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स, और आप देखें सो दोनों से आपका एड्रेस जो है कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस सेम आएगा। ये देखो अलग अलग आ रहा है।
तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये अंदर से पता चला, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, योर कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस। एक मिनट, ये किससे पता चल रहा है? अब जैसे ये हो गया, ये ऐसे आप कर लें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कौन सा किसका आ रहा है। ठीक है ना। देखो माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस, आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये आ रहा है AA3, ठीक है। और अंदर से जो मेथड कॉल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ये आ रहा है, ठीक है ना। सो मैं एक बार उसको क्लीन अप कर लेता हूँ। npx हार्ड हैट क्लीन, npx हार्ड हैट क्लीन, npx हार्ड हैट क्लीन, npx हार्ड हैट कंपाइल, npx हार्ड हैट कंपाइल। इसने कंपाइल किया पर्टिकुलर मेरा कोड, और मैं अपना टेस्ट केसेस परफॉर्म करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या एड्रेस उन दोनों के सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो मैंने टेस्ट केसेस परफॉर्म किए। सो अगेन, हाँ देखो दो चीजें हैं, ये जो दो एड्रेस है ना ये अलग अलग एड्रेस है। एक तो आ रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, और एक एड्रेस आ रहा है जो व्यक्ति जो डिप्लॉय कर रहा है उसका पर्टिकुलर एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस अलग है और डिप्लॉयर का एड्रेस अलग है। सो यहाँ पर हमने देखा, और देखो ये आ गया ना, उसने माई एड्रेस को लिया, उसने ऑनर का एड्रेस, और डिप्लॉयर डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, ये इसको भी देख लेते हैं, डिप्लॉयर डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, डिप्लॉयर डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस। सो डिप्लॉयर डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, ये देखो डिप्लॉयर डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर को कैसे पकड़ते हैं? मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर को कैसे पकड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉट। सो यहाँ पर ये दे रखा है, ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट दिस इज मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर डिप्लॉय डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, यहाँ पर आ गया ये, इस एड्रेस को इसने ले लिया। सो ये हो गया हमारा ऑनर, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा ऑनर। इन दोनों को इन दोनों को कोड में हम इंप्लीमेंट करते हैं, डिप्लॉयर, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट डॉट, और डिप्लॉयर ऑनर का एड्रेस, ऑनर ऑनर का जो एड्रेस है वो रहेगा हमारा, ये हमारा ऑनर है बेसिकली। माई एड्रेस जो है ये हमारा ऑनर का एड्रेस है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जगह माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड डॉट ये हमारा ऑनर हो गया, कि कौन डिप्लॉय कर रहा है। और एक आ रहा है डिप्लॉय डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, डिप्लॉय डॉट एड्रेस, ठीक है। इन दोनों को मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, ऑनर और एक्स, ऑनर एक्स, ठीक है। ऑनर और एक्स दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके फंक्शंस अवेलेबल है। असर्ट नाम का एक फंक्शन है, असर्ट डॉट इक्वल, कंपैरिजन करने के लिए, टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। असर्ट असर्ट
assert नाम का हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन है ना, assert डॉट इक्वल, दोनों को कंपैरिजन चेक करेगा और हमारे टेस्ट केसेस को पास या फेल करेगा। ठीक है, ये देखो, इफ आई वांट टू टेस्ट टेस्ट वन जो है हमारा, टेस्ट वन हमारा फेल हो गया है। टेस्ट वन हमारा क्या था? टेस्ट वन हमारा ये था, आई वांट टू टेस्ट इफ अ नॉन यूजर कैन सेट द वेरिएबल और नॉट, सो एक्सपेक्टेड और रिसीव्ड। अगेन वही दिक्कत, वही स्मॉल एफ एड्रेस में स्मॉल एफ आ रहा है और कैपिटल में ये आ रहा है, तो वो उसको हार्ड एट एग्जैक्टली इक्वल नहीं मान रहा है, इवन दो वो विजुअली है। यहां पर देखो ना, 0xF39 स्मॉल एफ, और इधर देखो 0xF39 कैपिटल एफ। बाकी एक्चुअल में एड्रेस तो सेम है, 92266 92266 दोनों का एड्रेस सेम है। सिर्फ वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस आ रहा है, ऑनर का एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, वो एक में तो क्या रिटर्न कर रहा है लाइब्रेरी, एक में कैपिटल में रिटर्न कर रहा है, इसमें कर रहा है। तो ये इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था कि वो EIP 55 करके था, उसमें इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल करके किसी ने सजेस्ट किया होगा, उसका क्या आउटकम्स था उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, लोअर केस में कर सकते हैं। तो कौन सा वाला कैपिटल में आ रहा है? दूसरा वाला कैपिटल में आ रहा है, दूसरा वाला कैपिटल में आ रहा है, अ, दूसरा वाला कैपिटल में आ रहा है। हाँ, str2 लोअर, स्ट्रिंग टू लोअर। तो जावास्क्रिप्ट में W3 स्कूल्स में गए, जावास्क्रिप्ट में गए और किस मेथड्स पे जाएंगे हम? स्ट्रिंग मेथड्स पे जाएंगे। इन मेथड्स पे जाएंगे हम, स्ट्रिंग नाम की मेथड्स पे जाएंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये रहा स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग मेथड str2 लोअर केस, टू लोअर केस। समझ में आया? मतलब कोई भी नाम, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, कोई भी स्ट्रिंग है, उसको स्मॉल में करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, टू लोअर केस। ठीक है ना, तो टू लोअर केस नाम की मेथड को मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। अब ये किस में आ रही है ये भी हम चेक कर लेते हैं कि कैपिटल F किस में आ रहा है? ओनर में आ रहा है, ये देखो, है ना, ओनर में आ रहा है। इसका मतलब ओनर ये रहा, इसका मतलब ओनर डॉट टू लोअर केस, और मैं असर्ट में मैंने उसको सप्लाई कर दिया, सेव किया। पहले मेरा टेस्ट केसेस फेल हो रहा था, अब मेरा टेस्ट केसेस पास हो जाएगा। हो गया, टेस्ट पास हो गया मेरा। वो एड्रेस को कैपिटल से मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट बेसिक फंक्शन टू लोअर केस। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मैंने टेस्ट केसेस बताए। इसमें से आज मैंने ये यूज किया है कि पर्टिकुलर पहला टेस्ट, शुड सेट डिप्लॉयर एड्रेस एज ऑनर, और ओनर शुड अपडेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ओनर ही, कॉन्ट्रैक्ट ओनर ही उस वैल्यू को अपडेट करने की परमिशन हो। इसका एक टेस्ट केसेस हम देखेंगे, लिखेंगे। और नॉन ओनर शुड नॉट एग्जीक्यूट द एक्स वैल्यू। नॉन ओनर जो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर नहीं है, तो उसके लिए हम एक एक लाइब्रेरी आपको एक अटैकर का रैंडम एड्रेस भी दे देगी, है ना। मतलब कोई अगर इथीरियम उस आपके कॉन्ट्रैक्ट को कोई हैकर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस केसेस में भी तो टेस्ट, आपको केसेस लिख के टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ऑनर ही इस वैल्यू को चेंजेस करता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। दूसरा कौन? अटैकर, हैकर, जो आपके उन कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति का एड्रेस सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से जब हम वॉलेट क्लाइंट्स निकालते हैं, तो पहला तो डिप्लॉयर हो गया और दूसरा कौन हो गया? अटैकर। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि पहला वैल्यू तो मैंने डिप्लॉयर ले लिया और बी कौन हो गया यहाँ पर अब हमारा? अटैकर। तो ये चीजें भी ये देखते ही पता चल गया कि पहले वाले की जरूरत नहीं थी तो खाली छोड़ दिया।
दूसरे वाले में मैंने अटैकर ले लिया। तो धीरे धीरे सारी चीजें आप समझोगे ना, तो सब समझ में आएगा। और हर चीज बेसिक फंडामेंटल, जितना बेसिक चीजों पे कमांड करोगे, उन बेसिक चीजों को रेफरेंस ले लेके कॉम्प्लेक्स चीजों को समझो, यार ये जो है ये बेसिक ही है, ये जो है ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ही है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी, मुझे भी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आते, तो मैं आई गो टू दी फंडामेंटल थिंग्स, है ना, और उससे मैं कंपैरिजन कर करके मुझे चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है।